हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बिलियन वाली यूनिट से नॉर्मलता की परिभाषा किसे कहते हैं, नॉर्मलता ये समझाया था। आज उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं। नॉर्मलता की जो डेफिनीशन थी वो आपने पढ़ी थी। किसी बिलियन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित मिली तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। फार्मूला आपने पढ़ा था कि नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, जिसे बाद में हमने लिखा था n बराबर W अपॉन ई इंटू वी। W अपॉन ई विलय के तुल्यांकों की संख्या है। अगर W को ग्राम में नापेंगे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ml में नापेंगे तो मिली तुल्यांकों की संख्या, V आयतन लीटर में है। तो ये जो परिभाषा थी कि 1 लीटर आयतन में विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर हो गया W अपॉन ई इंटू वी। वी लीटर में है, W विलय की ग्राम में मात्रा, ई तुल्यांक की भार है। दूसरा फार्मूला, अगर V ml में दिया हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन ई इंटू वी। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ v ml में है, लीटर में कन्वर्ट किया गया है। लीटर में दिया है तो 1000 से भाग करने की जरूरत नहीं है। 1000 से भाग करने की तब आवश्यकता है जो ml में दिया हो। चूंकि सवालों में अधिकतर ml में दिया होता है, इसलिए इस फार्मूले का यूज ज़्यादा होता है। फिर नॉर्मलता की इकाई हमने आपको बताया था ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है। लेकिन हमें तुल्यांक की भार कैसे ज्ञात करें, तो तुल्यांक की भार ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांक की भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्षारकता किसे कहते हैं, तो अम्ल द्वारा विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की संख्या, क्योंकि अम्ल की परिभाषा यही है कि अम्ल उसे कहते हैं जो अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन देते हैं तो वही परिभाषा होगी कि अम्ल जितने H निकाल सकता है, त्याग सकता है, वही उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड दो रूपों में रहता है। एक क्रिस्टलीय फॉर्म, जो जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ऐसे इसके भी क्रिस्टल होते हैं। और ये जो क्रिस्टलीय फॉर्म होता है उसका फार्मूला होता है H2C2O4 इंटू 2H2O। और एक निर्जल जिसमें से जल निकल जाए तो H2C2O4, ये पाउडर के फॉर्म में होता है और ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। और इन दोनों में क्षारकता 2 होती है। क्षारकता 2 इसलिए होती है कि H2C2O4 के ये जो 2 H हैं ये 2H+ के रूप में निकल जाते हैं और C2O4- 2 पर चार्ज आ जाता है। अगर हम चाहे इसको भी देखें तो इसमें भी यही 2H निकल सकते हैं। तो इन दोनों की जो क्षारकता है, चाहे वो निर्जल हो चाहे वो क्रिस्टलीय हो, वो 2 होती है। क्षारकता 2 होती है। क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड का अणुभार, अगर आप इसका देखेंगे H का 1 लगा दीजिए तो 2 इंटू 1 प्लस C का 12 24 हो गया, 16 चौका 64, O का 16 होता है और इसका 64 लगा दीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए 90 आ जाएगा। और 2 इस हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस 16 18 हो गया, 18 का दूना 36, 90 और 36 126 हो जाएगा। इसका 90 ही रहता है। इस तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसलिए इसका फार्मूला अणुभार और क्षारकता याद रखेंगे। फिर है क्षार का तुल्यांक की भार। तो क्षार का तुल्यांक की भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। अब अम्लता किसे कहते हैं, तो क्षार में उपस्थित विस्थापनीय OH आयन की संख्या, उसकी अम्लता कहलाती है। क्षार की परिभाषा यही है कि जो विलयन में OH आयन देता हो वो क्षार कहलाता है। जो अब क्षार जितने OH त्याग सकता है वही उसकी अम्लता कहलाती है। जैसे NaOH या CaOH2 की अम्लता क्रमशः 1 और 2 है, क्योंकि NaOH का 1 OH निकल सकता है, CaOH के होल ट्वाइस का 2 OH निकल सकते हैं। तो Ca की क्षारकता अम्लता 2 होगी और Na की अम्लता 1 होगी। इसी प्रकार से अगर कोई लवण है तो लवण का तुल्यांक की भार बराबर होता है लवण का भार बटे लवण पर उपस्थित धन या ऋणावेश की संख्या। जैसे चूना पत्थर या संगमरमर CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडा एस इत्यादि लवण है। तो CaCO3 का अगर हमको निकालना हो, क्योंकि ना इसमें H है ना OH है, तो ना अम्लता है ना क्षारकता है, तो हमने क्या किया, CaCO3 का तुल्यांक की भार बराबर होता है CaCO3 का भार बटे धन या ऋणावेश की संख्या। Ca 40, C का 12 और 16 3 48 लगा दिया, ये 50 आ गया तुल्यांक की भार इसका। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप Na2CO3 का निकाल करके देखिएगा।
फिर आयन का तुल्यांकी भार निकालना हो तो आयन का भार बटे आयन पर आवेश की संख्या। आयन जैसे कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार बराबर कार्बोनेट आयन का भार बटे आयन का आयन पर आवेश। तो अब आयन का भार कैसे निकालें, तो C का 12 होता है प्लस 3 इंटू 16 बटे 2, तो ये 30 आ जाएगा। ये इसका आ गया 30। ऐसे ही कोई ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार निकालना है तो ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है ऑक्सीकारक या अपचायक का भार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन या त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये पिछली साल ऑक्सीडेशन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, त्यागे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ये उसमें डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद इसमें अगली जो यूनिट है, अगला जो टॉपिक है वो है मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता की जो डेफिनेशन है उसको आप समझ लीजिए। किसी विलयन की इकाई लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। वहां नॉर्मलता और मोलरता में अंतर है, वहां तुल्यांक ले रहे थे और यहां मोल ले रहे हैं, बस बाकी सब सेम है। किसी विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालें, N तो दिया नहीं होता, तो उसके लिए W/M यानी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, मात्रा को अणुभार से भाग कर देते तो मोलों की संख्या आ जाती है। कई बार हमने फार्मूला आपको N बराबर W/M बताया है, तो इस N की जगह हमने W/M रख लिया इंटू V, तो कैपिटल M बराबर हो गया W/M इंटू V। अब उसके बाद W विलय की ग्राम में मात्रा, M विलय का अणुभार और V विलयन का आयतन लीटर में। फिर इसी को अगर आयतन ml में दिया हो तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, M बराबर W इंटू 1000 बटे M इंटू V, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग करते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर होता है। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध N नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर होता है अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर अम्लता या क्षारकता या N। शॉर्ट में आप याद रख लीजिए N बटा M बराबर होता है अम्लता या क्षारकता, या इसको स्मॉल n भी कहते हैं। स्मॉल n यहाँ अम्लता या क्षारकता है, और अम्लता क्षारकता निकालते कैसे हैं, तो अणुभार को तुल्यांकी भार से भाग करके अम्लता या क्षारकता निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी किसे कहते हैं, तो इसमें अभी तक हम जो जितने भी थे उसमें इकाई लीटर आयतन में कह रहे थे, अब यहाँ पर हम जो है वो विलायक का बात करते हैं, विलायक के भार की बात करते हैं। तो इसमें बस अंतर यही है मोलरता और मोललता में कि वहाँ 1 लीटर आयतन लेते हैं विलयन का, यहाँ 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं। तो यहाँ परिभाषा हो जाएगी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे कि जो मोलरता है उसमें विलयन का आयतन लिया जाता है 1 लीटर, जो मोललता है उसमें 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब मोलों की संख्या के लिए निकालने के लिए W/M इंटू W, मोललता बराबर होता है W/M इंटू W। W किलोग्राम में विलायक का भार है, ये विलय का भार है। स्मॉल w W/M, तो स्मॉल w विलय का भार है, M विलय का अणुभार है, कैपिटल W विलायक का भार किलोग्राम में। अगर हमने ये ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलरता बराबर हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 बटे M इंटू स्मॉल w, लेकिन ये ग्राम में आ जाएगा। इस तरीके से हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। एक इसी का सांद्रता व्यक्त करने की जो हमारी विधियां चल रही हैं उसमें एक लास्ट बचता है। मैंने बता ही दिया था विलायक का भार, विलय का भार, विलय का अणुभार, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब उसके बाद में आया कि एक प्रश्न आता है कि नॉर्मलता, मोलरता या मोल प्रभाज में से नॉर्मलता, मोलरता में से कौन सा ताप पर निर्भर, मोललता, 3 चीज़ें नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इन तीनों में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मलता और मोलरता में विलयन का आयतन है, तो विलयन का आयतन बढ़ और घट सकता है, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मोललता में जो विलय का भार है
या विलयन का विलायक का भार है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलयन के अवयवों, विलेय या विलायक के मोल और विलयन के कुल मोल का अनुपात विलयन के मोल प्रभाज कहलाता है, क्योंकि विलयन में दो ही चीजें होती हैं, विलेय या विलायक। इनके मोल और विलयन के कुल मोल का अनुपात विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे मान लीजिए विलेय के मोल n है और विलायक के मोल कैपिटल N है, विलेय के मोल स्मॉल n है और विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलयन में दोनों के मोल क्या हो जाएंगे? n प्लस n, विलेय और विलायक के मोल। तो अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, ऐसे ही विलायक के मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलायक का मोल, नीचे विलायक और विलयन अर्थात विलायक और विलेय अर्थात दोनों विलयन का मोल। तो अगर जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसका ऊपर और नीचे विलयन का मोल आता है। अब n बराबर होता है स्मॉल n बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m और कैपिटल N बराबर कैपिटल W बाई कैपिटल M। स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणु भार, कैपिटल W विलायक का भार और कैपिटल M विलायक का अणु भार। यदि कोई ऐसा विलयन हो जिसमें A B C D इत्यादि विलेय मिले हों और इनको मिलाकर के विलयन बना हो, A B C D पदार्थों को मिलाकर के कोई विलयन बना हो, तो इसके मोल अगर क्रमशः Na और NV, NC, ND हो तो विलयन में उपस्थित कुल मोल बराबर हो जाएंगे Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND। ये विलयन के मोल हो गए। अब हमें A के मोल प्रभाज चाहिए तो A के मोल बटे कुल मोल, विलयन में उपस्थित कुल मोल इतने हो गए। ऐसे ही B के, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल इसमें आपको सॉल्व कराया गया है जिससे कि आपको इस मोल प्रभाज निकालने का प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण है, इसमें जल व अल्कोहल के मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो एथिल अल्कोहल का भार W 46 ग्राम दे रखा है। अणु भार निकालने के लिए तो जो इसका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये अणु इसका सूत्र होता है। तो ये सूत्र है, इसमें 2 × 12 C का 12 होता है, 5 × 1 प्लस 16 प्लस 1 46 आ गया। अब मोल निकालने हैं तो जो एथिल अल्कोहल के मोल बराबर क्या हो जाएगा? 46 बटे 46, ग्राम में मात्रा बटे अणु भार, तो ग्राम में मात्रा भी 46 है, अणु भार भी 46 है, एक मोल निकला है। H2O का भार निकालना है तो H2O कितना है? 36 ग्राम, और H2O का अणु भार निकालना है तो H2O का अणु भार स्मॉल m बराबर आ जाएगा 2 × 16, 2 × 1 प्लस 16 तो 18 हो गया। अब मोल निकालेंगे तो 36 बटे 18 2। फिर विलयन के कुल मोल कितने हो गए? तो एथिल अल्कोहल प्लस जल, तो एथिल अल्कोहल का 1 मोल है और जल का 2 मोल है, तो 1 + 2 मिलकर के 3 हो गए। अब हमें एथिल अल्कोहल का निकालना है मोल प्रभाज, हमें मोल प्रभाज निकालना है एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज बराबर एथिल अल्कोहल के मोल बटे विलयन के मोल। एथिल अल्कोहल का मोल है 1 बटे 3, तो आ गया 0.33। इसी प्रकार से अगर हमें जल के मोल निकालने हैं तो जल के मोल बटे विलयन के मोल, तो जल का मोल है 2, जल के मोल यहाँ देखिए 2 हैं, 2 बटे 3 0.66 हो गया। इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए थे, तो उन न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व किया होगा। तो उन न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप पूछिएगा, मैं आपको उनके सलूशन इस PDF में भेज रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको अगर कोई समस्या आती है तो उनके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसमें से बता दे रहा हूँ, ये है 93% H2SO4 के 1 लीटर 93% H2SO4 के 1 लीटर की मोललता ज्ञात करो, जबकि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस सवाल को आप देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए विलयन का घनत्व D बराबर 1.84 ग्राम प्रति ml है। H2SO4 का अणु भार निकाल लीजिए, तो H2SO4 का अणु भार बराबर आ जाएगा 2 × 1 प्लस, क्योंकि 2 × 1 सल्फर का 32 और 16, तो 4 × 16 98 आ गया। अब 93% H2SO4 का अर्थ है, जैसा मैंने कल आपको भार प्रतिशतता और वो समझाया था, तो उसमें 93% का मतलब होता है W बराबर 93 ग्राम और विलयन का आयतन B बराबर 100 ml। अब हमने
विलयन का भार देखना है, तो विलयन का घनत्व तो दे रखा है ना, और D बराबर होता है m/v। जो फार्मूला है वो D बराबर होता है m/v, लेकिन हमें m निकालना है। चूंकि m निकालना है तो m बराबर हो जाएगा D इंटू v। तो उसी हिसाब से विलयन का आयतन हमको दे रखा है, घनत्व दे रखा है, तो विलयन का जो भार है वो हो गया 1.84 घनत्व इंटू v 100, 184 ग्राम। अब विलायक का भार निकालना है, तो विलायक में भार निकालने के लिए विलयन में से विलेय का घटा दीजिए। तो विलयन में से जब विलेय का घटाएंगे तो 91 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि मोललता में तो विलायक का भार चाहिए ना, मोललता निकालनी, इसलिए विलायक का भार निकालने के लिए ये किया। फिर मोललता बराबर होता है विलेय की ग्राम्य मात्रा इंटू 1000 बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार। 93 इंटू 1000, 98 बटे 91। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाकी कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। अगली वीडियो में और पीडीएफ में परासरण किसे कहते हैं और परासरण दाब किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे।